मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यू नो द ड्रिल। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। चलो, अभी हम लोग हमारा पिछला जो लेक्चर 1.6 है, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 9 पढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने असर्शन का डिस्कशन शुरू किया था और पिछले वीडियो में जहां पे खत्म किया था वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला पोर्शन। तो वहां पे हमें एक असर्शन का टॉपिक आया था। असर्शन का टॉपिक आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में उतना डिटेल में नहीं दिया है एट इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हम लोग हमारे किताब से शिफ्ट होके एक कॉम्प्रहेंसिव असर्शन का एक्सप्लेनेशन वाले शीट में आए। वहां पर हमने पहले लीगल स्टेटस ऑफ एंटिटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके यूजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, ऐसा कर करके हमने असर्शन का एक पहले बैकग्राउंड तैयार किया ताकि हमें जो असर्शन का मेन टॉपिक है वो समझने में आसानी हो जाए। फिर हम लोगों ने एक्चुअल हमारा जो असर्शन का कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ना शुरू किया और वहां पे हमने सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग पढ़ा, फिर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ असर्शन पढ़ा, फिर टॉपिक पॉइंट नंबर 2 में हमने डेफिनेशन ऑफ असर्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। एंड नाउ इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम फाइनली आते हैं लेवल्स ऑफ असर्शन के ऊपर। तो एक बार मैं आपको सिंपल भाषा में फिर से बता देना चाहता हूं, असर्शंस मतलब क्या होता है। ऑडिटर के दृष्टि से असर्शन मतलब क्या होता है, कोई भी एंटिटी जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दो प्रकार के होते हैं, पहला कमर्शियल, दूसरा नॉन कमर्शियल। दोनों ट्रांजैक्शंस में करेंसी यूज होती है और हमारा पूरा का पूरा फोकस वेदर अकाउंटिंग में हो या ऑडिटिंग में हो, सारा का सारा फोकस हमारा रहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो है उसका प्राइमरी मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म मोटिव होता है वेल्थ क्रिएशन। नॉन कमर्शियल का मोटिव होता, ट्रांजैक्शन का मोटिव होता है क्रिएशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स, यानी अपलिफ्टिंग द लाइफ ऑफ अदर पीपल या अदर एनिमल्स। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए भी काम करते हैं, बहुत से लोग हैं जो एनिमल्स के लिए भी काम करते हैं, तो टोटल सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करते हैं। इन सारे ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट होता है आपके इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटीज के ऊपर, जो रिप्रेजेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में। हमारे पास एक पूरा साल होता है 12 महीने, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ इन 4 कैटेगरीज में हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं P&L एंड बैलेंस शीट में। फिर अल्टीमेटली पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर, we record them through the accounting system and we represent them in a set of financial statement. Set of financial statement में include किया जाता है statement of profit and loss, balance sheet, schedules to accounts, notes to accounts and cash flow. अब important point है, एकदम ध्यान देके सुनना। ये जो set of financial statement है, इसे प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये जो लोग होते हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने कंडक्ट किए उसको इन तीन चीजों को फॉलो करके प्रिपेयर करो। ये हो गई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के बाद हमारे पास होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हमारे पास इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स दो प्रकार के लोग होते हैं। अब क्या होता है, जब ऑडिटर साहब की एंट्री होती है टू क्रॉस वेरीफाई द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी एक फाइनेंशियल ईयर का कच्चा चिट्ठा क्रॉस वेरीफाई और चेक करने के लिए जब ऑडिटर साहब की एंट्री होती है, तब ऑडिटर साहब की दृष्टि से अब यहाँ पे मैनेजमेंट और यूजर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो असर्शन है ना, इसको मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है और उस असर्शन वाले टॉपिक का यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यह प्योरली एक ऑडिटिंग का टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो केवल और केवल हम ऑडिटर लोगों के यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम की चीज होती है। इसको हमें मैनेजमेंट वगैरह को बताने की जरूरत नहीं। दिस इज टू क्रिएट आर ओन ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी असर्शंस को स्टडी करके हम ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करते हैं। तो ऑडिटर साहब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तब ऑडिटर साहब क्या कहते हैं, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी ऑडिटर साहब ने ये अज्यूम किया कि मैनेजमेंट ने इन तीन चीजों को फॉलो करके
P&L अकाउंट बनाया, मैनेजमेंट ने इन 3 चीजों को फॉलो करके बैलेंस शीट एंड द सेट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया। तो मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी चीज आपके P&L बैलेंस शीट में दिखेगी, वो सारे के सारे ऑडिटर के दृष्टि से असर्शंस होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि ऑडिटर साहब ये कहते हैं कि मैनेजमेंट ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि ट्रू एंड फेयर है। अब हम क्या करते हैं, P&L और बैलेंस शीट में जितने भी, यानी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी असर्शंस होते हैं, उन असर्शंस को हम 3 लेवल में हमारे ऑडिट की प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, हमारे ऑडिट के काम को अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम उन असर्शंस को 3 लेवल पे डिवाइड करते हैं। तो लेवल्स ऑफ असर्शन 3 होती है। पहला, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंटिटी में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंडक्ट किए हैं, उनसे रिलेटेड क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के कुछ असर्शंस है। उसमें हम क्या चेक करेंगे ट्रांजैक्शंस के बारे में, ट्रांजैक्शन का ऑकरेंस, ट्रांजैक्शंस का कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ डेट्स, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। यानी आपके P&L यानी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, उनके लिए आप ये 6 चीजें चेक करोगे। ट्रांजैक्शन का ऑकरेंस, ट्रांजैक्शन का कंप्लीटनेस, उनकी एक्यूरेसी, दैट मीन्स जो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के अकाउंट में ही पर्टिकुलर 10,000 का क्रेडिटर है तो 10,000 का ही दिखना चाहिए, डेट प्रॉपर वही दिखनी चाहिए जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है। दैट मीन्स एक ट्रांजैक्शन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। कट ऑफ डेट मीन्स जब ट्रांजैक्शन हुआ है इन 12 महीनों के अप्रैल में, जून, जुलाई में, उसी डेट में, उसी महीने में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। पिछले साल का या अगले साल का ट्रांजैक्शन हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखना चाहिए। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, तो हमने पहली लेवल क्या डिसाइड कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टडी करने के बाद हमने क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में एज एन ऑडिटर ये 6 चीजें हमें चेक करनी होती है। दैट मीन्स अगर आपके P&L अकाउंट में एक इनकम साइड में सेल यानी रेवेन्यू दिखता है आपको, तो हम क्या कहेंगे एज एन ऑडिटर कि मैनेजमेंट असर्ट कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने P&L अकाउंट में रेवेन्यू दिखाया है। दैट मीन्स मैनेजमेंट ये असर्ट कर रही है कि हमारा 10 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि हमारा 10 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो मैनेजमेंट ने असर्ट किया है, जो मैनेजमेंट ने क्लेम किया है 10 करोड़ के रेवेन्यू को ऑन पेपर, ऑडिटर उस ऑन पेपर वाली अमाउंट को चेक करने के लिए पूरा का पूरा ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनाएगा। रेवेन्यू को चेक कैसे करेंगे, रेवेन्यू को चेक करने के लिए हमें रेवेन्यू को चेकिंग करने के बाद हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है रिगार्डिंग उस 10 करोड़ की अमाउंट को। उस 10 करोड़ की अमाउंट को हमें अगर चेक करना है तो हम क्या देखेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कौन से पार्टीज से क्या ट्रांजैक्शन हुए थे, क्या टर्म्स एंड अग्रीमेंट कंडीशंस थे उनके ट्रांजैक्शंस के, वो पैसा कैश में आया है या बैंक में आया है, कहाँ पे जमा हुआ है, कितना हुआ है, कम है या ज्यादा है, ये सारे पैरामीटर्स में हम उस असर्शन को चेक करेंगे। यानी P&L और बैलेंस शीट में जितने भी लाइन आइटम्स आपके मैनेजमेंट ने दिए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हैं, ऑडिटर की भाषा में, ऑडिट की भाषा में हम उसे असर्शन कहते हैं कि मैनेजमेंट ने अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में कोई फिक्स्ड असेट क्लेम किया है कि फिक्स्ड असेट के सामने 1 करोड़ का फिक्स्ड असेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास है, दैट मीन्स मैनेजमेंट ये असर्ट करती है, मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि वो रियली हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब ऑडिटर उस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए अपनी प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा एंड बेस्ड ऑन हिज professional judgment, his competence, his understanding of the entity and its environment, his risk assessment procedures and his actual physical verification of fixed asset procedures, ये सारे procedures को check करके sufficient appropriate audit evidence यानी quantitatively and qualitatively audit evidence gather करेगा और उसके basis के ऊपर अपना opinion देगा कि मैनेजमेंट ने जो assert किया है, मैनेजमेंट ने जो claim किया है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है या नहीं। सो दीज आर द असर्शन, यानी हम बेसिकली ऑडिट की भाषा में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा होता है उसे असर्शन कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना।
ये असर्शन वाली भाषा केवल ऑडिटर के लिए होगी, मैनेजमेंट या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें चेक करेंगे। ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। फिर दूसरी लेवल जो होती है असर्शंस की, वो होती है असर्शंस ऑन अकाउंट बैलेंसेस। जो अकाउंट बैलेंसेस है उनके लिए हम लोग क्या क्या चीजें चेक करेंगे, 5 बातें चेक करेंगे। पहला, एग्जिस्टेंस, यानी जो भी अकाउंट में बैलेंस आपको दिखता है, बेसिकली बैलेंस शीट के जितने भी लाइन आइटम्स हैं वहां पे जो भी आपको एज ऑन डेट बैलेंस दिख रहा है, उन बैलेंस के उस बैलेंस को जस्टिफाई करने के लिए लाइबिलिटी असेट दोनों का एग्जिस्टेंस हम चेक करेंगे। क्या उसका एग्जिस्टेंस केवल ऑन पेपर है या रियल लाइफ में भी एसेट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स मतलब एसेट एंड ऑब्लिगेशंस मतलब लाइबिलिटी, दोनों के बारे में डिटेल चेकिंग करेंगे। देन कंप्लीटनेस, यानी सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंसेस प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं, कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो नहीं है। उसके बाद वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन होता है, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन होता है। इस तरीके से जितने भी वैल्यूएशन नॉर्म्स है, जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटी आपकी दिख रही है, उनकी एज ऑन डेट की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड है या नहीं है। मैनेजमेंट ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की है, कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज की है टू कैलकुलेट द बैलेंसेस ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड एनी अदर प्रोविजन जिसमें कैलकुलेशन या एस्टिमेशन की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन, जो भी आपके एसेट्स है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, उनको आपने प्रॉपरली रिप्रेजेंट यानी प्रेजेंट किया है या नहीं। इफ यू आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से सारा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इफ यू आर अ बैंकिंग कंपनी आपको बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इफ यू आर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर जो होता है इंडस्ट्री का, उसके हिसाब से कैलकुलेशन सारे करने पड़ेंगे। इफ यू आर और कौन सी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा उस हिसाब से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ऑडिटर के हिसाब से ऑडिट की प्रोसेस के लिए सेकंड लेवल ऑफ असर्शन क्या होता है, अकाउंट बैलेंसेस। जो भी बैलेंस 31 मार्च यानी एज ऑन डेट, जिस पर्टिकुलर पीरियड का आप ऑडिट करोगे, 31 मार्च 2025 में आपको जो भी बैलेंसेस मिलेंगे इस करंट ईयर के, उसके बारे में आप ये 5 चीजें चेक करोगे। तो ये क्लेम हो गया। मैन असर्शन मतलब मैनेजमेंट का क्लेम कि हाँ ये सारी चीजें हैं, और उस असर्शन को आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। तीसरी लेवल ऑफ असर्शन क्या होती है, असर्शंस ऑन डिस्क्लोजर्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं, P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सारे डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं कि डेटर्स और उससे रिलेटेड डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस तरीके से कैलकुलेट हुआ। उसके बाद डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, कौन से एसेट का जो यूजफुल लाइफ होता है वो यूजफुल लाइफ किस तरीके से डिसाइड हुआ, डेप्रिसिएशन किस तरीके से उसमें एलोकेट किया गया, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया, कॉन्टिजेंट एसेट, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, अगर इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो उनको किस तरीके से हैंडल किया गया है, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स किस तरीके से हैंडल किए गए, वो सारी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो डिस्क्लोजर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिलेंगे उनके लिए आप क्या चेक करोगे, ऑकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली इन तीनों लेवल्स पे समवॉट आप सिमिलर चीजें चेक करोगे। तो 3 लेवल ऑफ असर्शंस आपकी कौन सी हो गई। पहली लेवल ऑफ असर्शन हमारे पास आती है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस की, दूसरी लेवल ऑफ असर्शन हमारे पास आती है अकाउंट बैलेंसेस की, और तीसरी लेवल ऑफ असर्शंस हमारे पास आती है डिस्क्लोजर से रिलेटेड। तो एज एन ऑडिटर मुझे ये असर्शन, उनके लेवल्स और उन असर्शंस में मुझे क्या चेक करना है वो चीजें पता होनी चाहिए। अब जो हमने ये लिस्ट देखी है आपके लेवल्स ऑफ असर्शन की, उसी लेवल्स ऑफ असर्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कहता है एक्सप्लेनेशन आपका, सबसे पहला पॉइंट,
असर्शन ऑन क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसका सबसे पहले आप ओवरव्यू समझ लो। ओवरव्यू में हमें क्या चीजें पढ़नी है? Assertions at classes of transaction level relate to the accuracy, completeness, timing and classification of transactions that occur during the accounting period। accounting period हमारा कब शुरू होता है? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च तक। तो assertions at the classes of transactions level relate to accuracy, completeness, टाइमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर में आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, जो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, उनसे रिलेटेड आपको एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, टाइमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेक करना पड़ेगा टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म योर ओपिनियन रिगार्डिंग द ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में हम क्या देखेंगे? द की असर्शंस फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली जो लिस्ट हमने देखी थी ऑकरेंस वाली, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन सच में हुए हैं या नहीं, या फिर ऑन पेपर ट्रांजैक्शन है। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैव एक्चुअली टेकन प्लेस एंड रिलेट टू द एंटिटी। ट्रांजैक्शन सच में हुए हैं और उसी एंटिटी के हैं, किसी और व्यक्ति के या इधर उधर के ट्रांजैक्शंस हमारे इसमें नहीं आए हैं। दिस एंश्योर्स दैट देयर आर नो फिक्टिशियस और फ्रॉडुलेंट एंट्रीज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑडिटर might verify that recorded sales actually occurred by inspecting customer invoices and shipping records। तो सेल्स अगर आपको चेक करनी है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। जितने भी आपका रिकॉर्ड है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, प्राइमरी बुक्स, सेकेंडरी बुक्स, उनको बुलाओ, वहां पे चेकिंग करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखो, यानी कस्टमर इनवॉइसेस देखो, और जो आपका शिपिंग रिकॉर्ड होता है। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद सबसे पहले आप वो ऑर्डर को कंफर्म करोगे, फिर वो जो कंफर्मेशन होगा ऑर्डर का, वो आपके वेयर हाउस या इन्वेंट्री जहां पे आप रखते हो वहां पे जाएगा। वहां से प्रॉपरली उसका डिलीवरी मेमो रेडी हो, यानी डिस्पैच मेमो रेडी होगा। फिर इन्वेंट्री के जहां पे जगह पे वो चीज रखी है वहां से वो रिट्रीव की जाएगी, पैकेज की जाएगी, प्रॉपरली उस पर शिपिंग एड्रेस लगाया जाएगा और वो डिस्पैच बे की तरफ लेके आया जाएगा। वहां से फिर वो फाइनली डिलीवरी के लिए जो भी आपका मटेरियल रहेगा वो निकल जाएगा। तो आपको एंड टू एंड प्रोसेस चेक करनी पड़ेगी टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। फॉर ऑकरेंस में ये सारी चीजें आप ध्यान से देखोगे। फिर आता है आपका कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑल ट्रांजैक्शंस दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एंड बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके सच में हुए हैं वो एंटिटी से रिलेट करते हैं, जिनको आपने रिकॉर्ड करना चाहिए। कौन से ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे? जो फाइनेंशियल इंपैक्ट जनरेट करते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते यूजिंग अकाउंटिंग जिसमें फाइनेंशियल जिन ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उन ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग की भाषा में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं, पैसों की फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग की भाषा में रिकॉर्ड कर सकते हैं। All transactions that should have been recorded have been included in the financial records। यानी कुछ भी ओमिशन नहीं हुआ है। जितने ट्रांजैक्शन आपने इनकर किए हैं, ऑकर आपके हुए हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपने प्रॉपरली जर्नल एंट्री, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग, उसके बाद में क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी प्रोसेस आपने अच्छे से फॉलो की है। The auditor checks that no transactions have been omitted, such as unrecorded sales or expenses. For instance, the auditor will compare shipping documents with sales invoices to ensure all sales have been recorded। ऐसा हो सकता है कि आपका जो शिपिंग इनवॉइस है वो बन गया है, लेकिन आपने गलती से वो रिकॉर्ड नहीं किया, या ह्यूमन एरर हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी परफेक्शन से ही सिस्टम चलेगी। जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहां पे एरर हो सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर भी हो सकता है ना, कि किसी एम्प्लॉय ने क्या किया, सेल मेमो वगैरह बना लिया लेकिन वो फाइनली बताया नहीं और बीच में से प्रोडक्ट को गायब कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है। थेफ्ट होती है, फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर होता है। तो हमारा एक मुद्दा क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है और ह्यूमंस फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो कंप्लीटनेस जब आप चेक करोगे तब आपको एंश्योर करना है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, उसमें 12 महीने हैं, 12 महीनों में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंप्लीटली प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं।
कंप्लीटनेस चेक करने के लिए आपको अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को ट्यून इन करना पड़ेगा। फिर आप ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी चेक करोगे। अमाउंट्स एंड अदर डेटा रिलेटेड टू रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर एक्चुअली रिकॉर्डेड। जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें आपका खुद का यानी जो वेंडर होगा उसके डिटेल्स होंगे, जो कस्टमर होगा उसके डिटेल्स होंगे, सीरियल नंबर होगा, डेट होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज होगा, क्वांटिटी होगी, यूनिट प्राइस होगी, टोटल प्राइस होगी, टैक्सेशन का इंफॉर्मेशन होगा, ऑफिसर जिसने वो सेल या जो भी चीज़ है आपकी ट्रांजैक्शन है आपका अप्रूव किया उसके सिग्नेचर होंगे। फाइनली आपका ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, दैट मीन्स पहले पेमेंट देके हुआ या एडवांस पेमेंट में हुआ है या पार्शियल पेमेंट पे हुआ है या कैश ऑन डिलीवरी है, ये सारे पैरामीटर्स को आप उनकी एक्यूरेसी चेक करोगे। यानी जो सोर्स डॉक्यूमेंट में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी चीजें आपको अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करनी है, वो सारी आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड की है या नहीं की है। अमाउंट्स एंड अदर डेटा रिलेटेड to the recorded transactions are accurately recorded. This means that the auditor verifies whether the figures reported in the financial statements reflect the actual values of transactions. कई बार क्या होता है, जहां पर मैनुअल डेटा एंट्री होती है वहां पर अगर इनवॉइस पे 50,000 का अमाउंट है तो कभी कभी क्या होता है कीबोर्ड पे बटन दबते नहीं है, या एम्प्लॉय क्या होता है जल्दी में होता है, अगर बहुत सारी एंट्रीज करनी होती है तो 5,000 का 50,000 भी हो सकता है, 5,000 का 500 भी हो सकता है। गलती से वो तो 3 बार दबाएगा, लेकिन अगर गलती से उसकी जीरो दबा नहीं बराबर और उसने एंटर मार दिया या एंट्री एक्सेप्ट करा दी तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर भी जो आपकी एक्यूरेसी है वो एरर की वजह से भी एक्यूरेसी में कमी आ सकती है या फ्रॉड्यूलेंट एंट्री की वजह से भी कमी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वेरीफाइंग दैट परचेस अमाउंट्स मैच सप्लायर इनवॉइसेस। इसीलिए जो भी अमाउंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखती है उसका आप पहले स्क्रूटिनी करोगे। स्क्रूटिनी करने के लिए आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उसको सप्लीमेंट्री कोई अगर ऑडिट एविडेंस होगा तो वो भी देखोगे। यानी क्या करोगे आप, एक ही चीज को वेरीफाई करने के लिए दो सोर्सेज से आप एविडेंसेस कलेक्ट करोगे। दोनों सोर्सेस आपके रिलायबल होने चाहिए, और जब आप दोनों सोर्सेज से गैदर की गई इंफॉर्मेशन अगर वो मैच हो जाती है तो आपका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। तो आप क्या करोगे, एक सोर्स को दूसरे सोर्स से कोरोबोरेट करोगे, कंपेयर करोगे। फिर तीसरी चीज हम ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या चेक करते हैं, कट ऑफ। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। पिछले साल का या अगले साल का या एडवांस पेमेंट का डेटा अभी नहीं दिखना चाहिए, जो 12 महीने का डेटा है वही दिखना चाहिए। दिस एंश्योर्स दैट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द राइट पीरियड। उसके बाद फॉर एग्जांपल, सेल्स मेड इन डिसंबर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ऐसा क्यों, क्या होता है, एक ही फाइनेंशियल ईयर में तो है, दिसंबर का सेल जनवरी में अगर मैं लेके गया तो देखो क्या होता है कि 12 महीने यानी कोई बिजनेसेस जो होते हैं वो सीजनल बिजनेसेस होते हैं। आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड 12 महीनों में एक जैसी नहीं होती है। तो जब मैनेजमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेगी तो उसे पता होना चाहिए कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, यानी कौन से मंथ में हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड कितनी होगी, तो उस हिसाब से हम एंटिसिपेट करके प्रोडक्शन की तैयारी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे दिवाली आएगी, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स दिसंबर तक लगे हुए हैं, हिंदू फेस्टिवल्स भी है और अदर रिलीजन के फेस्टिवल्स भी है। तो उस फेस्टिवल्स के ऊपर, हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, पूजा सामग्रियों की, मूर्तियों की। बहुत सारे लोग, हम लोग दिवाली में सोना खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई ऑटोमोबाइल खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, पूरी इकोनॉमी एक्टिवेट हो जाती है ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। तो ऐसे केसेस में अगर आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी, एक कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई नहीं की, तो अगर आप दिसंबर का सेल हमेशा जनवरी में रिकॉर्ड करते हो ऐसा बोल के कि क्या हो रहा है, निगलेक्ट कर रहे हो, तो जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, अगर पिछले 5 साल का अगर आप डेटा निकालोगे और उस 5 साल के डेटा में अगर आपने दिसंबर का जनवरी में रिप्रेजेंट किया है, सेल रिकॉर्ड किया, तो आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी जो ट्रेंड या पैटर्न है वो क्या दिखेगा, जो दिसंबर का ट्रेंड या पैटर्न है वो आपको हमेशा जनवरी में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो डिमांड है मार्केट की उसको आप एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे सही टाइम पे एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो जिस समय मार्केट में डिमांड है वहां पे आप प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका बिजनेस का नुकसान होगा। इसीलिए जो कट ऑफ डेट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद हमें बहुत सारा डेटा पता चलता है, पैटर्न्स पता चलते हैं, ट्रेंड्स पता चलते हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 5 पे हमें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। Transactions are recorded in the appropriate accounts. This assertion confirms that each transaction is correctly categorized. सारे ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। क्यों? अभी देखो, अगर आपका इनकम है, इनकम की मेजरली दो कैटेगरीज होती है। कौन सी? ऑपरेटिंग इनकम, यानी जो एक्चुअल आपका कोर बिजनेस का इनकम है वो, और दूसरा होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी पैसिव इनकम, जिसमें आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स, अदर इनकम जो भी होगा। जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है वो आपका अदर इनकम यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। तो जब आप इन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं करोगे, रेवेन्यू को आप ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में क्लासिफाई नहीं करोगे और कंबाइंड रेवेन्यू लोगे, तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि यार इसका रेवेन्यू तो 15 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन जब आप उसको क्लासिफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि 5 करोड़ का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और 10 करोड़ का एक्चुअल बिजनेस इनकम है। करेक्ट? तो ऐसा मिलके टोटल रेवेन्यू 15 करोड़ का हुआ। तो जब आप ट्रांजैक्शन को बिना क्लासिफाई किए अगर किसी को देते हो तो उसके इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर उसका इंपैक्ट होगा। तो ऑडिटर ने यह भी असर्शन आइडेंटिफाई किया कि हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली क्लासिफाई करना चाहिए। यही से हमें पता चलेगा कि जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको भी आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस प्रॉपरली क्लासिफाई करो। आपके जो पीएनएल के आइटम है, जो बैलेंस शीट के आइटम है, उनको सेपरेट करो, प्रॉपरली क्लासिफाई करो, तब जाके आपका ट्रू एंड फेयर व्यू का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। Transactions are recorded in appropriate accounts. This assertion confirms that each transaction is correctly categorized. For instance, distinguishing between operating expenses and capital expenditure to ensure proper classification in the financial statements. अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया तो आपका इस साल का एक्सपेंडिचर एकदम बढ़ जाएगा और रेवेन्यू एकदम धप्पा से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस आपने बहुत बड़ा क्लेम कर लिया। लेकिन इसी के अगेंस्ट में जब आपको 5 साल उस एसेट का फायदा मिलने वाला है, उस एसेट की अगर फॉर एग्जांपल लाइफ, यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो आप क्या करोगे? उस एसेट को बैलेंस शीट में दिखा दोगे और 5 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल आप क्लेम करोगे। तो लॉजिक भी होना चाहिए और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 6 क्या होता है? प्रेजेंटेशन। ट्रांजैक्शंस आर एप्रोप्रिएटली एग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेटेड एंड क्लियरली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिलेवेंट डिस्क्लोजर। सारा का सारा प्रेजेंटेशन आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जहां पे एग्रीगेशन की जरूरत है वहां पे टोटल अमाउंट दिखाइए, जहां पे अलग अलग दिखाना है वहां पे जैसा मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एसेट लायबिलिटी, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, तो ये सारी चीजें। और आपके प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिटर चेक्स दैट रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स इज करेक्टली प्रेजेंटेड। तो इस तरीके से आपका पहला लेवल ऑफ असर्शंस ऑडिटर चेक करेगा। ये जो भी असर्शन की भाषा है ना मित्रों, ये केवल और केवल ऑडिट से रिलेटेड है और ऑडिटर साहब के लिए रिलेवेंट है। इससे मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, इससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है जब भी आप ऑडिट प्लेस पे जाओ काम करने के लिए, एक्चुअल ऑडिट करने के लिए, तो आप अगर ये भाषा अगर उन्हें बताओगे असर्शन की तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करके निकले हैं उन्हें समझ में आ जाएगा, जिन्होंने ऑडिट पढ़ा है उन्हें समझ में आ जाएगी असर्शन की भाषा। लेकिन मैनेजमेंट, जिनका ऑडिटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें यह समझ में नहीं आएगा। तो आपको उनको समझने वाली भाषा में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा कि असर्शन मतलब आप एक्चुअली चेक क्या करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी अमाउंट्स है उनके आप सेग्रीगेट करके आपने एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में आप चेक करते जाते हो, हाँ हर एक ट्रांजैक्शन का ये चीज मुझे चेक करना है। फिर असर्शन ऑन अकाउंट बैलेंसेस। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो असर्शंस ऑन अकाउंट बैलेंसेस का ओवरव्यू क्या कहता है? Assertions at the account balances level are concerned with accuracy of the balances reported on balance sheet date. तो जो बैलेंस शीट हमारी होती है वो एज ऑन डेट होती है एंड पीएनएल अकाउंट होता है फॉर द ईयर। पीएनएल अकाउंट में 12 महीने के ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होंगे और बैलेंस शीट में
जब से बिजनेस शुरू हुआ है उस डेट से लेकर आज तक की क्या पोजीशन है, यानी एज ऑन डेट की पोजीशन हमें मिलती है। तो assertions at account balances level are concerned with the accuracy of balances reported in balance sheet। तो अकाउंट बैलेंसेस का जो चीज है वो सारा का सारा आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड रहेगा। These assertions help ensure that assets, liabilities and equity balances are appropriately valued, they really exist and reflect the entity's ownership regarding rights and obligations। तो ये ओवरव्यू हो गया आपके असर्शन ऑन अकाउंट बैलेंसेस का। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो असर्शन एट अकाउंट बैलेंसेस लेवल है वो सारे के सारे रिलेट करेंगे बैलेंस शीट से। तो इस सेकंड लेवल पे जो असर्शन है उसमें जितनी भी चीजें हमें चेक करनी है वो सारे बैलेंस शीट आइटम की चेक करनी है। और इससे मदद क्या होगी कि जितने भी एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट में दिखती है उनका हम वैल्यूएशन चेक करेंगे, उनका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो एंटिटी है वो सही में एसेट को ओन करती है, सही में एसेट्स का लीगल राइट्स एंटिटी के पास है, और जो भी ऑब्लिगेशंस है दैट मींस जो भी लाइबिलिटीज है वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी एक्सेप्ट करती है। दे आर ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। जो भी लाइबिलिटी है वो समय आने पर जब भी वो लाइबिलिटी पे करनी होगी वो डेफिनेटली उसे पे करेंगे। ये हो गया आपका ओवरव्यू। अब हमें देखना है पॉइंट नंबर बी, जो है की असर्शंस फॉर अकाउंट बैलेंसेस, यानी बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें आपको दिखती है वहां पे हम लोग क्या क्या चेकिंग करेंगे एज एन ऑडिटर। तो सबसे पहले हम एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी बैलेंसेस का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? द रिकॉर्डेड एसेट्स, liabilities and equity balances actually exist as at the balance sheet date। यानी अगर आपके बैलेंस शीट में कोई फिक्स्ड एसेट दिख रहा है 10 करोड़ का, तो आप क्या करोगे, उस 10 करोड़ की जो अमाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए जितने भी लिस्ट, आप एक लिस्ट मंगाओगे, उस लिस्ट में सारे फिक्स्ड एसेट के डिटेल होंगे। फिक्स्ड एसेट, उस एसेट का नाम यानी डिस्क्रिप्शन, वो एसेट कब खरीदा, उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है आज तक, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी क्या यूज हुई है टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, उसका यूजफुल लाइफ किस तरीके से डिटरमाइन किया गया है, एंड उसका ओरिजिनल बिल। तो जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट के लिस्ट में एसेट्स होंगे आप पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेक करोगे। ये हो गया आपका एक लेवल का चेकिंग। फिर आप क्या करोगे, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स है सबसे पहले राउंड में आप फिल्टर लगा के उसमें से इंपॉर्टेंट एसेट्स, जो वैल्यूएबल एसेट्स है जिसमें मिस एप्रोप्रिएट होने की, चोरी होने की या उसमें उसका गलत इस्तेमाल होने की चांसेस है, आप ऐसे एसेट्स को आइडेंटिफाई करोगे और उनको जाके फिजिकली जहां पे वो एसेट रखा है वहां पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट करोगे। तो पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ने आपने कंफर्म कर लिया कि सारे लीगल राइट्स एंटिटी के पास है, और फिर जाके आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। तो दो सोर्सेस में आपने एसेट के बारे में जानकारी ली, उन दोनों सोर्सेस को आप मैच करोगे एंड देन यू विल फॉर्म योर ओपिनियन रिगार्डिंग बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर आप क्या देखोगे, सिमिलरली आप लाइबिलिटीज के बारे में चेक करोगे। लाइबिलिटीज जब आप चेक करोगे, अगर कोई बड़ा टर्म लोन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप क्या देखोगे कि टर्म लोन है, भैया ये टर्म लोन का पहले तो मुझे आप इसका सैंक्शन वाला डॉक्यूमेंट दिखाओ। पहले तो आप अपने मैनेजमेंट का जो भी लेटर होगा, लेटर ऑफ कंसेंट, वो दिखाओ कि हाँ इतना इतना लोन आपको लेना था, क्या ज़रूरत थी वो दिखाओ। फिर बैंक ने जो आपका अप्रूवल दिया है वो दिखाओ, एंड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो दिखाओ। पहले तो मैं वो चेक करूंगा। अगर बैंक ने कोई आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया है तो वो भी मंगा लो। बैंक से आप एक काम करो, बैंक से आप सर्टिफिकेट ही मंगवा लो लोन का। जैसे हाउसिंग लोन के केस में हम लोग सर्टिफिकेट मंगाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट चेक करने के लिए। सिमिलरली आप क्या कहोगे, आपके टर्म लोन का भैया बैंक से कंफर्मेशन मंगा लो, कौन सी डेट में लोन दिया था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, आज की तारीख में पेंडिंग कितना है, वो मुझे बता दो। तो आप क्या करोगे, पहले तो एंटिटी के पास उस लोन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो चेक करोगे। फिर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन करोगे, जहां से लोन लिया है जिस ऑर्गेनाइजेशन से भैया, उससे आप एक लोन का सर्टिफिकेट मंगा लो। तो ऐसा आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड इंटरनल प्रोसीजर से आप उसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे। सिमिलरली इक्विटी, कौन सा है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, क्या क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, इक्विटी कितना डाइल्यूट किया आपने, कितने शेयर्स दिए, कितना कैपिटल उठाया, कितना डिविडेंड उनको देना है, क्या रेट ऑफ रिटर्न उनको देना है,
किस तरीके से लॉक इन पीरियड है, कुछ क्या है, सब मुझे बताओ। तो आप इस तरीके से एसेट्स, लाइबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंसेस के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे जहां पे भी पॉसिबल है, और आप उनका एग्जिस्टेंस चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिटर माइट फिजिकली इंस्पेक्ट इन्वेंट्री टू कंफर्म इट्स एग्जिस्टेंस और वेरीफाई बैंक बैलेंसेस बाय रिव्यूइंग बैंक कंफर्मेशंस। तो ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हो गई। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या देखोगे आप, अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। द एंटिटी hold the rights to the assets and is obliged to settle the liabilities. This assertion verifies the ownership of assets and the responsibility for liabilities. तो liability साइड में जितनी चीजें हैं यानी मैनेजमेंट मानती है कि ये उधारियां चुकानी है, असेट साइड में जितने भी एसेट है मैनेजमेंट ये मानती है कि हाँ इनका लीगल ओनरशिप का राइट और इनको यूज करने का राइट और इनके यूज से जो बेनिफिट मिलेगा वो रिसीव करने का राइट भी हमारे पास है। तो ये सारी चीजें आप चेक करोगे, इसको कहते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के असर्शन को चेक करना। फिर आप कहोगे कंप्लीटनेस चेक करो, जितने भी बैलेंसेस है कोई एसेट छूटा तो नहीं है लिस्ट में से कि भाई रिकॉर्ड करने का रह गया, कोई लाइबिलिटी छूटी तो नहीं है, जानबूझ के तो नहीं छोड़ी है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसको आप चेक करोगे। ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस दैट शुड बी रिकॉर्डेड हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी प्रकार का कोई ओमिशन कमिट नहीं हुआ है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर। This ensures that no assets or liabilities have been omitted from the balance sheet. Completeness चाहिए हमें। For example, the auditor may review subsequent payments to verify that all liabilities as of the balance sheet date have been recorded. फिर चौथे नंबर पे आप चेक करोगे सारे एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटीज का वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। एसेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी बैलेंसेस are reported at appropriate amounts and any adjustments for valuation or allocation are properly recorded. Valuation and allocation regarding asset, liability and equity, तीनों चीजों का आप वैल्यूएशन चेक करोगे और प्रॉपर एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करोगे। This assertion verifies that items such as inventory, receivables or investments are valued according to the relevant accounting standards. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे, कोई कंपनीज है, कोई एंटिटीज ऐसी है जिन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल रहेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ योर एंटिटी आपके लिए कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कौन सा फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल है वो आपको देख के उस हिसाब से ऑडिटिंग की प्रोसीजर्स को डिजाइन करना पड़ेगा। और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो भी वैल्यूएशन के नॉर्म्स है, वो इंडस्ट्री नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो करके एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी का वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना पड़ेगा। दिस assertion verifies that items such as inventory, receivables or investments are valued according to the relevant accounting standards. For example, inventory is valued at the lower of cost or net realizable value and an allowance for doubtful debts is appropriately recorded for accounts receivable. तो यहाँ पे दो चीजें आपने देख ली, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी सबसे कम होगी वहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे, एंड जो भी आपका डेटर है, कौन से डेटर्स ऐसे हैं जो डाउटफुल है, कौन से डेटर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने पैसा डुबा दिया है। तो आपका डेटर यानी जो आपके कस्टमर्स है, जो डेटर्स है, उनका एजिंग एनालिसिस आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा डेटर पैसा डुबा सकता है वो एंटिसिपेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनानी पड़ेगी। करेक्ट, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई, एस्टिमेशन हो गया ये अकाउंटिंग में। देन प्रेजेंटेशन, द अकाउंट बैलेंसेस आर क्लियरली प्रेजेंटेड, classified correctly and disclosed in the financial statements. प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आएगी, जितने भी आपके अकाउंट बैलेंस है रिलेटिंग टू एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी वो क्लियरली प्रेजेंटेड है, करेक्टली क्लासिफाइड है, और जहां पे भी डिस्क्लोजर देना जरूरी था अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वहां पे उन पर्टिकुलर लाइन आइटम से रिलेटेड डिस्क्लोजर दिया गया है। The auditor verifies that all balances are properly classified under current or non-current assets and liabilities, equity, and that the required disclosures are made for each balance. फिर तीसरी लेवल ऑफ असर्शन,
जो कि प्योरली रिलेटेड है डिस्क्लोजर्स के साथ। फॉर ऑडिटिंग पर्पसेस हमने मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को असर्शंस में क्लासिफाई किया। हम मैनेजमेंट ने दिए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही असर्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को ये लगा कि हाँ मैनेजमेंट मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है, दैट मीन्स मैनेजमेंट ये असर्ट करती है, क्लेम करती है कि जितने भी लाइन आइटम्स हमने दिए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर बताओ कि हमारे असर्शन, हमारे क्लेम सही है या नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर साहब ने क्या किया, चल भाई बताता हूं मैं, बिल्कुल बताऊंगा। तो ऑडिटर ने अपनी प्रोसेस को आसान करने के लिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 लेवल पे डिवाइड कर लिया। पहला क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें हर ट्रांजैक्शन के बारे में ये बातें चेक करेगा ऑडिटर। दूसरा अकाउंट बैलेंसेस, यानी बैलेंस शीट के आइटम पे आ गया, बैलेंस शीट के आइटम्स को चेक करने के लिए इन 5 मुद्दों को चेक करेगा ऑडिटर। और तीसरा जो नोट्स टू अकाउंट्स या डिस्क्लोजर्स होते हैं रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें इन 5 चीजों को ऑडिटर चेक करेगा। तो ऐसे 3 लेवल पे असर्शंस को डिवाइड करके ऑडिटर ने अपनी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लिया। डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या क्या चीजें चेक करेंगे हम लोग? पहला ऑकरेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। दूसरा कंप्लीटनेस। तीसरा क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन। तो इन 5 कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, उसको ऑडिटर चेक करेगा। अब एक्सप्लेनेशन देखो, असर्शंस ऑन, हाँ तीसरा लेवल जो है हमारा वहां पे आ जाते हैं। असर्शंस ऑन डिस्क्लोजर, ओवरव्यू क्या है इस कॉन्सेप्ट का? Assertions at the disclosure level ensure that the information disclosed in the notes to the financial statements is accurate, complete and relevant. Assertions at disclosure level क्या इंश्योर करते हैं ये कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोजर के फॉर्म में दी है इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स एक्यूरेट है, कंप्लीट है एंड रिलेवेंट है टू द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जितने ट्रांजैक्शंस आपने एक साल में कंडक्ट किए हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि हम सबके दिमाग में ये चीज फिक्स हो जाए। असर्शंस एट द डिस्क्लोजर लेवल, इसमें ऑडिटर चेक करके क्या इंश्योर करता है? ऑडिटर इंश्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन असर्शन ऑन डिस्क्लोजर लेवल पे नोट्स टू अकाउंट्स में दी गई है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है एंड रिलेवेंट है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? दीज असर्शंस एड्रेस हाउ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दीज असर्शंस एड्रेस हाउ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स इज कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी जो डिस्क्लोजर देते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्लियर होने चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, वो एक्यूरेट होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए एंड रिलेवेंट होने चाहिए। पॉइंट नंबर बी, की असर्शंस फॉर डिस्क्लोजर्स। सबसे पहले ऑकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है यहां पर? The disclosed transactions, events or balances have occurred and pertain to the entity। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड आपने डिस्क्लोजर्स दिए हैं वो सारे के सारे एक्चुअल में ऑकर हुए हैं और वो सारे के सारे आपके एंटिटी से रिलेटेड है। फिर दिस इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्लोजर्स इज रिलेवेंट टू द एंटिटीज ऑपरेशंस। पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल क्या कहता है? Disclosing a lawsuit must reflect an actual legal obligation related to the entity। अगर आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने जा रहे हो, अगर उसका कोई लॉ सूट चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो उस लीगल केस से रिलेटेड अगर कोई पेनल्टी आने वाली है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन आने वाला है, तो उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में जाएगा या एसेट में जाएगा वो बात आप छोड़ दो, लेकिन स्टेटस ऑफ आप जो भी आपका स्टेटस है लीगल केस का उससे रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इम्पैक्ट कर सकता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर कंप्लीटनेस? ऑल डिस्क्लोजर्स दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड। यानी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सारी चीजों में
अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है तो वो सारी की सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई है और सारे डिस्क्लोजर्स प्रॉपरली इन अ सॉर्टेड मैनर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड किए हैं. The auditor ensures that all necessary information such as significant accounting policies, related party transactions and contingencies is fully disclosed. अब यहाँ पे तीन चीज़ों का एग्जाम्पल है. कौन से तीन चीज़ें? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो की है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली बताना चाहिए आपको डिस्क्लोजर में. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर आपके एंटिटी में है तो उनसे रिलेटेड प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए. जो कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के जो नॉर्म्स है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के, वो इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए सारे आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे. जो भी स्टैट्यूट, जो भी लॉ आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करता है तो उसे फॉलो करनी पड़ेगी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो स्टैट्यूट जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो आपको देनी पड़ेगी. उसके बाद कॉन्टिंजेंसीज, कॉन्टिंजेंट एसेट भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी हो सकती है. तो किसी भी प्रकार की अगर कॉन्टिंजेंसी है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द एंटिटी हैज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज फ्रॉम पेंडिंग लिटिगेशन, दोज शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये केस हमने अभी अभी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल. पॉइंट नंबर 3, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजर्स. Financial information is appropriately classified, aggregated or disaggregated and clearly described in the disclosure. यानी डिस्क्लोजर में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके का कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. This assertion ensures that users of the financial statement can easily understand the information provided. क्योंकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सपर्ट ही हो. जो बहुत सारे लोग जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं होता है वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए. हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई एकदम जीरो नॉलेज है अकाउंटिंग का. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, उन्हें बेसिक्स पता होने चाहिए. और जिन भी लोगों को अकाउंटिंग के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक्स पता है उन्हें आपके सारे डिस्क्लोजर समझ में आ जाने चाहिए. फॉर इंस्टेंस, complex financial instruments are explained in a way that makes them comprehensible to the users. फिर पॉइंट नंबर 6 में हम एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन चेक करने वाले हैं. रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स, द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इज एक्यूरेट एंड फेयरली प्रेजेंटेड. दिस असर्शन कंफर्म्स that disclosures are free from material misstatement and that the figures and descriptions provided are correct. जो भी डिस्क्लोजर में आप इंफॉर्मेशन देने वाले हो वो कैसी होनी चाहिए? वो एक्यूरेट होनी चाहिए. अगर आप डिस्क्लोजर में कोई अमाउंट या फिगर दे रहे हो तो उसका वैल्यूएशन एक्यूरेट और रिलेवेंट और लीगल नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्लोजिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ अ लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टर्म्स एंड रीपेमेंट शेड्यूल्स. यानी अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म लोन है उसके बारे में अगर डिस्क्लोजर आपने प्रोवाइड किया है तो सब कुछ एकदम क्लियरली दिखना चाहिए. कोई भी चीज छुपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसीलिए डिस्क्लोजर्स को ऐड किया गया है. 5वां पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स. द डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दिस एंश्योर्स दैट द डिस्क्लोजर्स कंफर्म, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आय कर लेना. This ensures that the disclosures conform to accounting standards such as IFRS or generally accepted accounting principles and that any required formats or guidelines are followed. तो जितना भी आपका प्रेजेंटेशन के रिलेटेड गाइडलाइन थे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने दिए हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने दिए हैं, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने दिए हैं, जो इंडस्ट्री रेगुलेटर ने दिए हैं, गवर्नमेंट ने, कुछ भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड गाइडलाइन है जो आपके पर्टिकुलर एंटिटी को अप्लाई होती है तो वो फॉलो होनी चाहिए. रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स, तो मित्रों इस तरीके से तीनों लेवल्स जो है असर्शंस की वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑडिटर की दृष्टि से वो असर्शंस है.
क्यों? क्योंकि जब ऑडिटर के पास कोई व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आता है कि भैया इसका ऑडिट करके दो, तब ऑडिटर अपने मन में ये कहता है कि हाँ, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दे आर द असर्शंस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट ये असर्ट करती है, वो क्लेम करती है कि ये ट्रू एंड फेयर है। अब ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है, भैया चेक करो और तुम इंडिपेंडेंटली बताओ कि हमारे जो क्लेम्स है, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। ऑडिटर के पास क्यों आते हैं? क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड प्रोफेशनल होता है, जिसका उस पर्टिकुलर एंटिटी में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं, यानी उसका ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, ना पावर के लिए इंटरेस्ट होता है, ना कुछ, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसका पैसा मिलेगा। वो पैसा मिलना डज नॉट काउंटेड, इट इज नॉट काउंटेड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो प्रोफेशनल सर्विस है, उसकी फीस आपको मिलेगी। तो ये असर्शन के बारे में जो एक अंडरलाइंग चीज है ना, वो आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, असर्शंस हम पढ़ लेते हैं, हम मेमोराइज भी कर लेते हैं, लेकिन जब अगर आपको ये समझ गया कि असर्शंस क्या होता है, तो आपको ये तीनों लेवल याद करने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही आ जाएगी, फिट हो जाएगी आपके दिमाग में। अब सबसे आखिरी पॉइंट बचा है हमारा कंक्लूजन वाला। वो कंक्लूजन क्या है वो भी पढ़ लो। By understanding these assertions at various levels, the auditor is able to gather sufficient appropriate evidence to form a reliable opinion on financial statements. जब ऑडिटर शुरू करता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि यार काम शुरू कहाँ से करूँ। तो जब भी ऑडिटर को ऐसा लगता है कि काम शुरू कहाँ से करूँ, तो उसके दिमाग में असर्शंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब असर्शन का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में होता है, तब ऑडिटर को उसको ये पता हो जाता है कि हाँ, मेरे पास 3 लेवल के असर्शंस आने वाले हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला असर्शंस आएगा क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो जो जनरली P&L अकाउंट से रिलेटेड होगा। दूसरा असर्शन आएगा अकाउंट बैलेंसेस का, जो रिलेटेड होगा बैलेंस शीट आइटम से। और तीसरा असर्शन जो होगा वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड होगा। तो इन सारी चीजों में मुझे उनका एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस, एक्यूरेसी, उनकी रिलायबिलिटी, उनके डिस्क्लोजर, उनके प्रेजेंटेशन, ये 5-6 चीजें चेक करनी है। तो आपको असर्शन किस तरीके से, असर्शन जो सीख गया उसको ऑडिटिंग भी आ जाएगा, यानी काम शुरुआत करना आ जाएगा। Each type of assertion addresses specific risks and areas of focus during the audit, helping the auditor ensure that the financial statements provide a true and fair view of the entity's financial position. तो ये प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग करने के लिए आपका जो असर्शंस होता है वो फाउंडेशन होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर उसको बेस बना के आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप अपने ऑडिट प्लान को इवॉल्व करते चले जाइए। तो मित्रों, ये था एक कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग असर्शंस, जो मेरे ओपिनियन में एक स्टूडेंट को पढ़ाना जरूरी है, चाहे वो आपके एग्जाम में आए या ना आए। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें पढ़नी ही चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा दिया है। अब मैं वापस आपको हमारे एक्चुअल नोट्स में लेके आता हूं, जहां पे हमारा टॉपिक शुरू था। हमारा टॉपिक कहां पे शुरू था? टॉपिक नंबर 9 शुरू था, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो हम क्या कर रहे थे, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाए और उसको असेस किस तरीके से किया जाए, ये समझ रहे थे। वहां पे हमें पता चला कि क्या किस तरीके से काम करना है। वहां पे हमें पता चला कि ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, ये बेसिकली होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी यूजर के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन के यूजर्स जो होते हैं उनके इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर अगर इंपैक्ट करता है तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें एक्सेप्टेबली लो लेवल तक नीचे लेके आनी है, ये एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके लिए उसे 2 चीजें करनी पड़ती है। पहला, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का असेसमेंट करो, आइडेंटिफाई करो रिस्क और उसका असेसमेंट करो। और दूसरा, जितने भी आपके लेवल ऑफ असर्शंस है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंट्स P&L अकाउंट, अकाउंट बैलेंसेस रिप्रेजेंट बैलेंस शीट्स एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड
जहां पे भी जिस भी ट्रांजैक्शन का आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना है उससे रिलेटेड। तो एज एन ऑडिटर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रिस्क असेसमेंट करोगे और स्पेसिफिक असर्शंस का भी आप रिस्क असेसमेंट करोगे, और इन दोनों का फिर आप कंबाइंड रिस्क असेसमेंट करके फाइनली ये डिसाइड करोगे कि कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है और कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है। तो जहां पे रिस्की एरिया है वहां पर ऑडिटर अपना पूरी ताकत और फोकस लगाएगा और रिस्की एरियाज को एकदम डिटेल में चेक करेगा। जो जीरो रिस्क या कम रिस्की एरियाज है उनमें सैंपल बेसिस या टेस्ट चेक बेसिस पे काम करेगा। तो इस तरीके से एक ऑडिटर अपने काम को सेग्रीगेट करता है, और इसी पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें इस छोटे से दो पैराग्राफ के कंटेंट को समझने के लिए हमें पूरा कॉम्प्रहेंसिव असर्शंस का डिस्कशन करना पड़ा। तो यहां तक अभी हमारी कहानी आके रुकी हुई है। फिर ये तो हो गया आपके असर्शन का एक्सप्लेनेशन। अब यहां पे पॉइंट नंबर ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर बी के ऊपर। ये क्या कहता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल, यानी जो भी आपका पर्पस है, क्या पर्पस है एक ऑडिटर का? जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको असेस करो। तो वो चीजें करने के लिए आपको ये 4 टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे एज एन ऑडिटर। द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई रिस्क throughout the process of obtaining an understanding of the entity and its environment, including relevant controls that relate to the risks, and by considering the classes of transactions, account balances and disclosures in the financial statements. पॉइंट नंबर 1 जो है ये आपका पूरा का पूरा इन्हीं 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? द ऑडिटर शैल असेस आइडेंटिफाइड रिस्क्स, इवेल्युएट whether they relate more pervasively to the financial statements as a whole and potentially affect many assertions. अब हमें 2 लेवल पे रिस्क असेसमेंट करना है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड स्पेसिफिक। इन 3 कैटेगरीज में स्पेसिफिक असर्शंस को भी चेक करना है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में कह क्या रहा है हमारे पॉइंट नंबर 2, असेस आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवेल्युएट whether they relate more pervasively to the financial statements। यानी जब आप रिस्क असेसमेंट करोगे तो पहले ये डिसाइड कर लो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट होने वाला है या बहुत सारे असर्शंस के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है, ये डिसाइड कर लो। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क्स टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, टेकिंग अकाउंट ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स दैट द ऑडिटर इंटेंड्स टू चेक। यानी जितने भी 3 लेवल ऑफ असर्शन आपने आइडेंटिफाई किए हैं, यहां पर रिस्की एरियाज कहाँ है, कहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, कहाँ पे गलतियां होने के चांसेस हैं, उसको पहले एंटिसिपेट कर लो और वहां पे अच्छे से ढंग से चेकिंग करना। ये पॉइंट नंबर 3 कहता है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? Consider the likelihood of misstatement, including the possibility of multiple misstatements, and whether the potential misstatement is of a magnitude that could result in material misstatement। यानी क्या? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आप जब भी रिस्क असेसमेंट करोगे तो 2 कैटेगरीज की रिस्क आपको मिलेगी। एकदम टॉप यानी हाई रिस्क एरियाज 3 कैटेगरी मिलेगी, 2 नहीं 3, हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया एंड लो रिस्क एरिया। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। जो हाई रिस्क एरिया है अगर वहां पे गलती हुई तो डेफिनेटली हमारे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। मीडियम और लो लेवल की जो रिस्क होती है, मीडियम लेवल और लो लेवल पे चांसेस है कि कभी इंपैक्ट करे या कभी इंपैक्ट नहीं करे। तो ये डिसीजन प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर होगा ऑडिटर के, कि अभी मीडियम और लो लेवल की जो रिस्क है वहां पे आप डिसाइड करो कि डिटेल में चेकिंग करना है या फिर सैंपल या टेस्ट चेक बेसिस पे चेकिंग करके खत्म करना है। लेकिन हाई रिस्क एरिया में तो डिटेल चेक करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, और स्पेशली जहां पे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती है, जैसे कंपनीज में बहुत सारी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है कि वो फॉलो करना ही करना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी या जेल वगैरह जो भी उसकी होगी वो शिक्षा आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एज एन ऑडिटर पहले तो आप एक काम करो, इन 2 चीजों को ढंग से समझ लो।
ठीक है। फिर इन दो चीजों को समझने के लिए, यानी इन दो चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये बेसिक चीज हो गई आपकी टॉपिक नंबर 9 में, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि मिसस्टेटमेंट किस तरीके की होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थियोरेटिकल नॉलेज हमें पूरा मिल गया। अब उस थियोरेटिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो इन 4 सिंपल पॉइंट्स में हमें हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने बताने की कोशिश की है। तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके एक बार इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में कुछ है नहीं यहाँ पे। जितना भी आपको एक्सप्लेन करना था वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंपॉर्टेंट बातें जो है, मैंने वो आपको कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन उसमें मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। अब आप इसे कह सकते हो कि दिस इज अ समरी, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स में हमने जो डिटेल में डिस्कस किया, यहां पर हमने जो एकदम डिटेल में एक 1.5 घंटा लगा के डिस्कस किया, पिछला वीडियो भी मेरे ख्याल से 1 घंटा 25 मिनट का हुआ, ये वीडियो भी 1 घंटा, यानी 2.5 घंटा हमने जो डिटेल में डिस्कशन किया है वही चीज आपको एक समरी फॉर्म में यहां पर देने की कोशिश की गई है। अब ये इसलिए दिया है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किया है, तो हमको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मित्रों ये था कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 9 जो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहां पे आपका ऐसे 315 रिलेवेंट है। पैराग्राफ नंबर 3 में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, पैराग्राफ 25-26 इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका टॉपिक नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब शुरुआत में मैंने कहा था कि हम लोग जो है एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे, यानी टॉपिक नंबर 9, 10 और 11, लेकिन मेरा जजमेंट थोड़ा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बाद में डिसाइड किया कि आपको जो है असर्शंस बिल्कुल ढंग से 6 पेजेस का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊंगा, इसीलिए हमारा टॉपिक नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़ गया। तो ये जो लेक्चर नंबर 1.6 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें हमने कॉम्प्रहेंसिवली पॉइंट नंबर 9 को ही डिस्कस किया है। पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11 पे जो भी टॉपिक्स है वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 9 में अच्छी क्लैरिटी मिली है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा है कि मैंने सही तरीके से मेहनत करके आपके लिए स्टडी मटेरियल बनाया है और आपको एक्सप्लेन भी कोशिश की है, मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्सप्लेन आपको सही तरीके से वो चीज़ें हो जाए। अब आपके लिए एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो शीट है आपकी, 3 चैप्टर्स आपको डेमो मिलने वाला है फ्री में, नोट्स कहाँ पे? गूगल ड्राइव में। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल करके कोई सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव में सीए इंटरमीडिएट के फोल्डर में 3 चैप्टर्स मिलेंगे, सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। जैसे कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूएशन में है, तो जैसे जैसे नोट्स बनते जाएंगे यही सेम फाइल वहां पे अपडेट होते जाएगी। तो आप डिसाइड करो कि आपको डाउनलोड कब करना है, देखना कब है, तो आप वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी जैसे ये फाइनल नोट्स जो है, चैप्टर नंबर 3 बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मेरा प्रिपरेशन अभी तक हुआ है इंटरनल कंट्रोल तक, यानी 4 टॉपिक्स अपने कंट्रोल इस नोट्स में इंक्लूडेड है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 16 टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 3 में शायद आने वाले हैं। तो 16 में से 4 यहाँ पे कवर हो गए हैं। इसी फाइल को मैं अपडेट करते चले जाऊंगा, फाइनली पूरे के पूरे 16 टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 3 के मिल जाएंगे। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीए इंटर ऑडिट, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, इनके कंप्लीट चैप्टर्स के नोट्स आपको आपके गूगल ड्राइव में, यानी मैं जो लिंक प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिलने वाले हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 मैंने पूरा का पूरा अपडेट करके अपलोड कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा प्रोसेसिंग में है, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए माय अपोलॉजीज। चैप्टर नंबर 3 आपके प्रोसेस में है, जैसे जैसे अपडेट होता है वो अपडेटेड फाइल वहाँ पे आपको मिलते चले जाएगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी था, वो मैंने आपको दे दिया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब ड्रिल आपको पता है, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।